आज हम यूपीएसएससी के पूर्व वर्षों में बायो के जितने प्रश्न आए हुए हैं, जो विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं, सबकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की? तो रदरफोर्ड। गलती से लिख दिया गया है, रसायन का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं घाव के अध्ययन को। ध्यान रखेंगे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे एक्सीडेंटल केस आते हैं उसे ट्रॉमा सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉमा सेंटर कहा जाता है। तो उसी से ट्रोमेटोलॉजी बना है। कैलोलॉजी जो होता है सुंदरता का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। ऑन्कोलॉजी जो होता है मित्रों कैंसर का अध्ययन करता है। डर्मेटोलॉजी ये त्वचा रोग का अध्ययन करता है। ठीक है, चारों विकल्प क्लियर हो गए। आगे देखते हैं। पीडियाट्रिक ये कौन से डॉक्टर होते हैं? तो ये शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं। पीडियाट्रिक क्या होते हैं? शिशु रोग। अब इसमें अस्थि रोग जो होते हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ, उनको ऑस्टियोलॉजिस्ट या आर्थोपेडिक्स कहा जाता है। ठीक है ना। और हृदय रोग वाले जो होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और नेत्र रोग वाले जो होते हैं उनको ऑप्थोमेलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। चींटियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी मित्रों सरीसृपों का अध्ययन होता है। क्या होता है? सरीसृपों का अध्ययन होता है। निमेटोलॉजी जो होता है नेमेटोड्स का अध्ययन होता है। या कृमि जीव जो होते हैं उनका अध्ययन होता है। किनका होता है? कृमि जीवों का अध्ययन होता है। और निडोलॉजी जो होता है पक्षियों के घोंसले का अध्ययन होता है। आगे देखते हैं। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान शरीर रचना विज्ञान, जिसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं, होता है। अब देखिए एग्रोलॉजी कृषि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। मानव विज्ञान किसे कहते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव विज्ञान को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं मित्रों। आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है, आर्थो के डॉक्टर किसके होते हैं? हड्डियों के। उसी प्रकार से किरापडिस्ट किससे होते हैं? पाँव से होते हैं। किससे होते हैं? पाँव से होते हैं। ठीक है सर। और हृदय का आप जानते ही हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। अगला देखते हैं। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर की बात बताती है? तो ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक से कैंसर होता है, एक से नहीं होता है। तो कौन सा विभाग जांच करता है? ऑन्कोलॉजी विभाग जांच करता है, यानी कैंसर रोग विभाग जांच करता है। ठीक है मित्रों। और ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन होता है। एनाटॉमी क्या होता है? मानव कि आंतरिक संरचना का विज्ञान होता है। यूरोलॉजी क्या होता है मित्रों? मूत्र रोग विज्ञान होता है। यूरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मूत्र रोगों से संबंधित इलाज करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है न्यूरॉन्स। क्या है? न्यूरॉन्स। ठीक है ना। ये सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है न्यूरॉन। ठीक है मित्रों। नेफ्रॉन जो होता है ना वो किडनी से संबंधित है। किससे? वृक्क से संबंधित है, वृक्क की इकाई है। ठीक है। सेरेब्रम जो होता है मित्रों ये अग्र मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है मित्रों। सेरिबेलम जो होता है ये पश्च मस्तिष्क होता है। तो ध्यान रखेंगे, सेरिब्रम अग्र और सेरिबेलम पश्च। आगे देखते हैं। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व और खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो छोटी आंत जो होती है इसका शोषण कर लेती है और शोषण कर लेती है। बड़ी आंत किसका शोषण करती है? तो जल का। किसका करती है? जल का करती है। आगे देखते हैं। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व किसके द्वारा? तो छोटी आंत द्वारा। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? तो लीवर। कौन सा मित्रों? लीवर। ठीक है। कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो जिगर या लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। वैसे अगर देखेंगे सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का तो क्या है मित्रों? त्वचा है। क्या है? त्वचा है। मानव शरीर में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? तो लीवर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों? लीवर या यकृत। ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं की मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो जानते हैं मेरुदंड होता है। क्या होता है? मेरुदंड होता है। कौन सा मेरुरज्ज का महत्वपूर्ण कार्य है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, रक्त का पंपन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। तो क्या हो जाएगा मित्रों? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो जानते हैं थैलेमस,
सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मेड्यूला नहीं है। कौन सा नहीं है? मेड्यूला नहीं है। ध्यान रखेंगे, हाइपोथैलेमस जो होता है ना, वो भूख और प्यास तथा दर्द, भावनाओं सभी का क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है ना? किसका केंद्र होता है? भूख और प्यास का केंद्र होता है। कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो जानते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। कौन? मेडुला ऑब्लांगाटा। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, इसमें से वृद्धि हार्मोन उत्सर्जित होते हैं। आगे देखते हैं, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी तो जानते हैं इसमें मेटाकार्पल क्या होती है? हथेली में पाई जाने वाली हड्डी होती है। अगला लिखते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी होती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी होती हैं। हमारा शरीर किस पीएच सीमा के रेंज में काम करता है? तो ये जो ब्लड वाला कॉन्सेप्ट है, तो कितना? 7 से 7.8, यानी क्षारीय। किस में होता है? क्षारीय, लेकिन कम ही क्षारीय होता है। आगे देखते हैं, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य में कितनी होती है? 4.5 से 10 तक। ये जब हम लोग सीबीसी टेस्ट कराने जाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी टेस्ट में ये रेंज लिखी रहती है। किसकी? WBC की। ठीक है ना? आगे देखते हैं, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या, ये भी किस टेस्ट में देखा जाता है? सीबीसी में 4.6 से 6.2 तक। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का यानी आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, सबको पता है। इसी के साथ याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन तक होता है। ठीक है मित्रों, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है? सभी पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। तो ये क्वेश्चन गलत है, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना? अगला, रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो वृक्क धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? वही प्रश्न हो गया, वृक्क धमनी। रक्त स्कंदन, ठीक है ना? रक्त स्कंदन मतलब रक्त का थक्का जमना, किसकी वजह से होता है? मतलब रक्त का थक्का न जमने का विकार यानी रोग, तो फिलोक्विनोन या विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन के अगर कम हो गया हमारे शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और रक्त का थक्का न जमना कौन सा रोग कहा जाता है? तो हीमोफीलिया कहते हैं। और यह सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था, इसीलिए इस रोग को विक्टोरिया रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? विक्टोरिया रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है? विक्टोरिया रोग। यह आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। यह आनुवांशिक है, इसका तात्पर्य होता है कि ये ठीक नहीं होगा। क्या होगा? ये ठीक नहीं होगा। तो ये ध्यान रखते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, शरीर के बाहर तो रक्त का थक्का जम जाना चाहिए। कौन जमाएगा? विटामिन के। लेकिन शरीर के अंदर अगर रक्त का थक्का जम गया तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता, थक्का नहीं बनने देता। तो मित्रों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, रक्त का थक्का नहीं बनने देता। तो कौन हो जाएगा? हिपैरिन सल्फेट। हिपैरिन सल्फेट हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए इसमें कह रहा है पायरिडॉक्सिन, ये विटामिन B6 का नाम होता है, टोकोफेरॉल विटामिन E का नाम होता है, और कैल्सीफेरॉल विटामिन D का नाम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा। किसे कहते हैं मित्रों? प्लीहा। ठीक है ना? इसी को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं मित्रों? आरबीसी का कब्रगाह। इसी को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। मानव प्लीहा किसको नियंत्रित करती है? तो रक्त आयरन को। रक्त ओ समूह क्या है? सार्वजनिक दाता, लेकिन ध्यान रखेंगे कौन सा? ओ निगेटिव। ठीक है ना? कौन सा? ओ निगेटिव। मानव रक्त के लिए किस समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ओ को। और सर्वग्राही अगर कहेगा तो किसे कहेंगे? ए बी को। किसको कहेंगे? ए बी को। अब यही ध्यान रखेंगे मित्रों कि
रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जबकि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है यदि माता पिता में रक्त समूह ए गुणे ए हो तो बच्चों में कौन सा हो सकता है? तो ए है, तो ए तो उनमें कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और ओ सर्वदाता है, ए भी हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे, बी हो ही नहीं सकता है। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 55 से 60%। कितना होता है? 55 से 60%। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7%। नहीं, हम लोग कहते हैं 5.5 लीटर खून होता है, तो परसेंटेज में होता है कितना परसेंट? 7%। रक्त कैसा है? क्षारीय है, क्योंकि मित्रों इसका पीएच जो होता है 7 से अधिक होता है, 7.4 होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं रक्त का पीएच। आगे को अगला क्वेश्चन 7.4। अगला कहते हैं किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो लोहित कोशिकाएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? RBC। ठीक है ना। यही हमारे खून में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। रक्त लाल दिखाई देता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। टाइलिन नामक एंजाइम किससे कहाँ पाया जाता है? तो लार में। किसमें? लार में। अति सूक्ष्म निस्यंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया किस दौरान होती है? मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। ठीक है मित्रों। मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, सोडियम होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन इसमें नहीं पाया जाता। अगर पाया जा रहा है तो कोई ना कोई मूत्र रोग है। आगे देखते हैं। मनुष्य में यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में। ठीक है ना। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां पाई जाती है। तो गुर्दे की इकाई को क्या कहते हैं मित्रों? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और मस्तिष्क की इकाई न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। देखिए ये न्यूरॉन दिया हुआ है, तो न्यूरॉन क्या हो गया मित्रों? मस्तिष्क की इकाई है। किसकी इकाई है? मस्तिष्क की इकाई है। अगला देखते हैं। हमारे पेट में स्थित पाचक रग में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसीलिए तो हम लोग इनो लेते हैं। एसिड और बेस दोनों रिएक्शन कर देता है, साल्ट बन जाता है, गैस पास हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। देखिए आ गया। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ सूत्र ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प से मिलता है और क्या करता है? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाने के रूप में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और यहीं 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ATP ऊर्जा मुक्त होती है? 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है और ऑक्सीजन बनती है। लेकिन कंडीशन क्या है? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है। किस प्रक्रिया के दौरान सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो वही बात है, प्रकाश संश्लेषण में। किसमें बदल जाती है मित्रों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बदल जाती है। अगला है क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो मैग्नीशियम। सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है मित्रों, ध्यान रखेंगे कि क्लोरोफिल का मुख्य जो तत्व होता है, क्लोरोफिल में मुख्य तत्व वह है मित्रों मैग्नीशियम। इसी के साथ याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में मुख्य तत्व तो आयरन। ये दोनों पॉइंट याद रखना है हमको। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होगा और हीमोग्लोबिन में आयरन होगा। आगे देखते हैं मित्रों। संतरे में बहुतायत होता है। जो भी खट्टा फल होगा, कोई भी खट्टा फल होगा, उसमें हमेशा कौन सा खट्टा फल होगा? तो उसमें सिट्रिक एसिड होगा। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। और कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी होगा। आंवला हो, संतरा हो, नींबू हो। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो फंक है। कौन है? फंक है। फ्लेमिंग किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो पेनिसिलिन की खोज के लिए। और रॉबर्ट कोच ने टीबी का टीका खोजा था। किसका? टीबी का। इसे BCG हम कहते हैं। ठीक है ना। अगला,
नींबू का खट्टा स्वाद देखिए आ गया ना। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा मित्रों? सिट्रिक अम्ल होगा। फार्मिक अम्ल कौन होता है? जब चींटी काटती या कोई भी इस तरह का कीड़ा काटता है तो कौन सा होगा? जैसे बर्रा होता है, ये सब काटेगा तो कौन सा हो जाएगा? फार्मिक एसिड हो जाएगा। और सिरका में एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरके में होता है। और ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर वगैरह हम जब खाते हैं तो उसमें हमको ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, मानव पथरी जो होती है, आपके शरीर में जो पथरी हो जाती है वो रासायनिक रूप से क्या है मित्रों? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। इसीलिए देखिएगा डॉक्टर मना करता है कि अगर आपको पथरी है तो टमाटर ना खाइए, ठीक है ना। तो मानव पथरी क्या हो जाती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाती है। अगला देखते हैं, नारंगी फिर खट्टा फल हो गया। तो कह रहा है किसका स्रोत है? तो विटामिन का। और कौन सा विटामिन? सी। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं? पेलाग्रा। ये विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। थायराइड में मित्रों क्या होता है? ये थायराइड ग्रंथि वाला रोग है, हार्मोन की समस्या का है। थायराइड किससे समस्या का रोग है? हार्मोन की समस्या का रोग है। ये जब थायराइड ग्रंथि में समस्याएं आती हैं तो मोटापा तेजी से बढ़ता है। गर्भवती महिलाओं में भी थायराइड का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एनीमिया क्या है मित्रों? खून की कमी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विटामिन B3 देखिए आ गया। नियासिन, विटामिन B3, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा होता है। तो यहाँ देखिए 3 और रोग दिए हुए हैं। रिकेट्स किससे कमी से होगा? तो विटामिन D की कमी से होगा। किससे? D से। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होगा। रतौंधी विटामिन A की कमी से होगा। उस विटामिन, चलिए सर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? तो अभी देखिए बताएं, रक्त के जमने के लिए विटामिन K जरूरी है। और शरीर के अंदर रक्त न जमे इसके लिए हिपैरिन सल्फेट जरूरी है। क्या जरूरी है? बाहर तो जमना चाहिए तो विटामिन K जमाएगा, और अंदर नहीं जमना चाहिए तो कौन जमाएगा? अंदर कौन नहीं जमने देगा? तो हिपैरिन सल्फेट नहीं जमने देगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है मित्रों? तो एस्कॉर्बिक। क्या है विटामिन B2 का? तो विकल्प दिया है थायमिन, तो थायमिन है B1 का। रेटिनॉल ये विटामिन A का है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का है। और राइबोफ्लोविन ये क्या हो जाएगा मित्रों? विटामिन B2 का होगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना? चलिए सर आगे देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, सही है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, सही है। विटामिन D को रेटिनॉल कहते हैं, गलत हो गया। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन E को कहा जाता है रेटिनॉल। क्या कहते हैं? विटामिन E को कहा जाता है रेटिनॉल, सॉरी विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है ना। विटामिन E को टोकोफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? टोकोफेरॉल कहा जाता है, ठीक है। विटामिन K को नैप्थोक्विनोन कहते हैं, सही है। चलिए, विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? बेरी बेरी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो B and C। देखिएगा मित्रों, BC जो है ना ये जल में घुलता है, जल में घुलता है। और BC को छोड़ करके अन्य कौन बचे? A, D, E, K ये वसा में घुल जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको केवल एक याद रखना है, BC याद रखिए, जल में घुलता है तो शेष किस में घुल जाएंगे? वसा में घुल जाएंगे। चलिए, कह रहा है कौन सा विटामिन A का अच्छा स्रोत है? तो मछली का तेल। ये विटामिन A का अच्छा स्रोत होता है, इसमें ओमेगा एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, निक्टलोपिया यानी रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सबको पता है विटामिन A। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होगा? तो सूखा रोग या रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन D। चलिए, विटामिन C का तो खट्टा फल। कह रहा विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा? तो खट्टे फल, जैसे क्या हो गया? आंवला, ठीक है मित्रों। कह रहा है कौन सा विटामिन C का अच्छा स्रोत है? तो हरी फूल गोभी जो होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग हरी फूल गोभी जो होती है, ठीक है, तो ये विटामिन C का अच्छा स्रोत माना जाता है। चीनी में कोई विटामिन नहीं है। अंडा एल्ब्यूमिन होता है, अंडा में कौन सा विटामिन होता है?
मीन। और गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है मित्रों, तो क्या होता है, कौन सा प्रोटीन होता है गेहूं में, तो ग्लूटोन होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है, मसूड़ों से खून निकलना, जिसको हम लोग पायरिया कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं मित्रों, पायरिया, विटामिन सी की कमी से होता है। किण्वन प्रक्रिया, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। बायोटिन मित्रों विटामिन B7 को कहते हैं, ध्यान रखेंगे, विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल D को कहते हैं, नेप्थोक्विनोन K को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बादाम कौन से विटामिन का स्रोत है, तो विटामिन ई का स्रोत है, ठीक है ना। और विटामिन ई की कमी से ना नपुंसकता का रोग होता है। कौन सा रोग होता है मित्रों, नपुंसकता रोग होता है, ठीक है ना। घातक रक्ताल्पता की वह स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कणिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता, विटामिन B12 नहीं होता। एनीमिया होने के लिए बड़ा दिन उत्तरदायी है, और इसकी कमी से मनोरोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं साहब, मनोरोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं विटामिन B12 की कमी से। और मज़े की बात यह है कि जो विटामिन B12 होता है केवल वो डेयरी प्रोडक्ट और मांसाहारी लोगों को मिलता है। जितने भी हम मांस खाते हैं सब में विटामिन B12 होता है, और डेयरी प्रोडक्ट भी तो कहीं ना कहीं जीवों से ही प्राप्त होता है, इन्हीं से मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए शाकाहारी लोगों को ये समस्या होने का ज़्यादा डर रहता है। चलिए साहब, कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों, देखिए यही प्रश्न अभी हमने बताया, पशु उत्पादों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, विटामिन B12। कौन सा विटामिन, B12। इसे साइनोकोबाल एल्मिन कहते हैं, साइनोकोबाल्बिन, ठीक है ना। इसकी कमी से मानसिक रोग हो जाते हैं। अब B9 क्या है मित्रों, तो ये फोलिक एसिड है। क्या है B9, फोलिक एसिड। B7 अभी आपको बताया गया था, बायोटिन है। और B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन है। B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन है। निम्नलिखित में से किसे कोबैल्मिन कहा जाता है, तो विटामिन B12 को। बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी बेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है मित्रों, मैंगनीज पाया जाता है। पोषक तत्वों की वह 6 श्रेणियाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और वाटर, ये 6 चीज़ें जरूरी होती हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है और पानी है। बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है सर। आलू किसका एक प्रमुख स्रोत है, तो आलू खाने से क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, तो आलू, आंवला, संतरा, दूध। तो दूध इसमें फास्फोरस का स्रोत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के निर्देशों के अनुसार 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए दैनिक कैलोरी कितना होना चाहिए, कम से कम 1600 से 2400 कैलोरी। 1600 से 2400 कैलोरी, ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, ग्लूकोज। तो देखिए मित्रों, तुरंत भोजन के लिए यहाँ एक बॉक्स हम बना लेते हैं। अगर हमको त्वरित ऊर्जा चाहिए, त्वरित ऊर्जा, तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ऊर्जा की बात करें तो सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वसा से। सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वसा से। तो तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा ऊर्जा के लिए वसा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रतिग्राम, देखिए वही बात आ गया, घी लिखा है, ठीक है ना, तो वसा मिलेगा। थायराइड ग्रंथ के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है, तो थायराइड ग्रंथ के काम करने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है, और एक कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग। इसीलिए हम लोग कौन सा नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक। कौन सा नमक, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, ठीक है मित्रों। थायराइड या अवटु ग्रंथ के सामान्य कामकाज के लिए आहार में क्या शामिल करना जरूरी है, तो वही आयोडीन शामिल करना है। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए, तो मांस, गाजर, मछली, चावल। तो चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है।
निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। तो सोमेटोट्रोपिन क्या होता है? सोमेटोट्रोपिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है मित्रों, ये पशुओं का दूध उतारने के लिए, पशुओं का दूध उतारने का इंजेक्शन होता है, दूध उतारने का इंजेक्शन होता है, ये लगाया जाता है। आजकल तो फलों वलों में भी लगा देते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, अग्नाशय। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होता है अग्नाशय में। इंसुलिन क्या है मित्रों? हार्मोन है। अगर इंसुलिन कम हो जाएगा, इंसुलिन कम होगा तो आदमी को क्या हो जाएगा? शुगर रोग हो जाएगा, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। और इंसुलिन का इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है, शुगर के मरीज को ज़्यादा कम हो जाता है। तो हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा बनता है? तो इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है? अग्नाशय। अभी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ध्यान देंगे कि दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है? टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है जन्मजात होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अग्नाशय इंसुलिन बनाता ही नहीं है। अग्नाशय जब इंसुलिन नहीं बनाता है तो यहाँ इंसुलिन का इंजेक्शन हमेशा लगाया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता रहता है, ठीक है ना। और एक होती है टाइप 2 जो हमारे खान पान की वजह से होती है। तो सबसे कॉमन कौन सी डायबिटीज़ है? टाइप 2 वाली है। इसमें दवा भी खाते हैं, दवा से नहीं कंट्रोल होता है तो इंसुलिन का यूज करना शुरू कर देते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो जानते हैं एस्ट्रोजन जो है ना, ये मादा हार्मोन है। कौन सा? मादा। और एंड्रोजन जो है ये नर हार्मोन है। क्या है सर? नर हार्मोन। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। आगे देखते हैं मित्रों, कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता? तो सेक्रेटिन छोड़ करके तीनों, ऑक्सीटोसिन, कौन सा पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता? तो सेक्रेटिन नहीं निकलता मित्रों। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड या ओटो ग्रंथि। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? पित्तरस कहाँ से निकलता है मित्रों? तो यकृत से या लीवर से। किससे? लीवर से। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? फीटस। किससे? फीटस से। मनुष्य के किस अंग में कोरोनरी धमनी? तो कोरोनरी धमनी और सिरा कहाँ होती है मित्रों? हृदय में होता है। कहाँ पे होता है? हृदय में होता है। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष तो बायां नीलय। कौन सा है? बायां नीलय। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज। ये कहाँ की हड्डी है मित्रों? कान की। तो ध्यान रखेंगे, स्टेपीज भी कान की है, मैलियस भी कान की है और इंकस भी कान की हड्डी है। आंसू का पीएच मान क्या होता है मित्रों? 7.4। हालांकि ऐसे होता है 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, ठीक है ना। तो विकल्प अनुसार 7.5 हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य में अग्र चर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात क्या होता है? तो ये कम होते हैं, ठीक ना। अग्र चर्वणक 2:3 होता है। क्या होता है? 2:3। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो एनाफेज में। किस में होते हैं मित्रों? एनाफेज में। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो जानते हैं पुरुष का नहीं है। डिम्ब वाहिनी नली किसका है? महिला का है। किसका है? महिला का है। एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता, तो मानव अंडा है तो महिला में होगा। तो महिला में हो तो कौन सा क्रोमोसोम हो जाएगा मित्रों? तो 2X क्रोमोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2X क्रोमोसोम हो जाएगा, क्योंकि अंडे की बात कर रहा है। अंडा कहाँ होगा? महिला में होगा। तो आप जानते हैं पुरुष में XY होता है और महिला में XS होता है। अगला देखते हैं, कर्कट जनक। कर्कट, कैंसर को कर्क रोग बोलते ही हैं, तो कर्कट जनक रसायन से कौन सा रोग होगा? कैंसर होगा। चेचक का वाहक कौन सा, कारक कौन सा जीव है? तो वेरियोला वायरस से चेचक होता है। किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है। डिसेंट्री, तो डिसेंट्री जो होता है जिसको हम पेचिस कहते हैं, सिगेला नामक सूक्ष्म जीव से होता है मित्रों। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता? इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार के विद्यमान होते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। यही सही होगा, राइनो वायरस। ध्यान रखेंगे, सर्दी जुकाम किससे होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो आप जानते हैं कुत्ता, ठीक है ना। इसके लिए एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगाया जाता है कुत्ते के काटने पे।
किस एलर्जन के कारण परागज ज्वर होता है? तो पराग के कारण। किसके कारण? पराग के कारण। पेनिसिलिन किस जीव से प्राप्त होता है? तो एक कवक से प्राप्त होता है, ठीक है ना। किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो गर्भवती महिलाओं में। आप देखे ही होंगे अक्सर ये केसेस आते हैं कि किसी गर्भवती महिला का सिजेरियन ऑपरेशन करना है, बच्चे की डिलीवरी होनी है, तो डॉक्टर कहता है कि इनको खून चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर खून कम है, ठीक है ना। रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, तो इसको ए प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या बोलते हैं? ए प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? तो लोहा की कमी से होता है। एनीमिया का लक्षण कौन सा नहीं है? हृदय की धड़कनें अनियमित होना, थकान, त्वचा का पीलापन, मसूड़ों से रक्तस्राव। तो जब खून है ये नहीं है तो बहेगा कहाँ से? ध्यान रखिएगा, जब खून है ये नहीं है देसी भाषा में तो बहेगा कहाँ से? आगे देखते हैं मित्रों। क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं तो 45वां। कौन सा? 45वां। कौन सा? 45वां। पटाऊ कौन सा होता है? 13वां। वहीं ध्यान रखेंगे कि पटाऊ सिंड्रोम कौन सा होता है? तो 13वां। कितना होता है सर? 13वां। कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? डेंगू मच्छर से है, जीका, चिकुनगुनिया है, तीनों मच्छर से हैं। और मजे की बात है तीनों एक ही मच्छर से होते हैं। किससे? एंडीस एजिप्टी से होते हैं। जबकि दांत जो है ना एक कवक जनित रोग है, ठीक है मित्रों। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं? देहात में लोग बोलते हैं सिकैया हो रहा है, हम लोग कहते हैं कीमोथेरेपी। क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। क्या कहते हैं इसको? इस इलाज को कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी किससे किया जाता है? कोबाल्ट 60 से। यहाँ देखिए थोरियम लिखा है, यूरेनियम लिखा है, प्लूटोनियम लिखा है, तो ध्यान रखिएगा जो भी कीमोथेरेपी होगी कृत्रिम रेडियोएक्टिव तत्व से होगी। किससे होगी मित्रों? कृत्रिम रेडियोएक्टिव तत्व से होगी, ठीक है ना। प्राकृतिक रेडियोएक्टिव तत्व से कभी कीमोथेरेपी नहीं होती। आगे देखते हैं मित्रों। कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? तो क्षय रोग और डिप्थीरिया फैल सकता है। पीलिया हैजा का दूध से लेना देना नहीं है। बीसीजी का टीका किस में लगता है? टीबी में लगता है, ठीक है ना। डिप्थीरिया में डीपीटी का टीका लगता है। किसका? डीपीटी का। और बीसीजी किस में लगता है मित्रों? टीबी या क्षय रोग में लगता है। टीटनस में क्या होता है? एटीएस का टीका लगता है। किसका लगता है? एटीएस का लगता है। आगे देखते हैं बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध? तो टीबी के विरुद्ध। किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? तो दस्त होंगे तो सोडियम कम हो जाता है, इसीलिए हमें क्या पीने के लिए कहते हैं डॉक्टर? इलेक्ट्रॉल पीने के लिए कहते हैं। क्या पीने के लिए कहते हैं? इलेक्ट्रॉल, जो नमक का घोल होता है। और नमक में क्या होगा? सोडियम होगा, ठीक है मित्रों। कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से हो सकता है? तो इसमें देखिए हैजा होने की संभावना है दूषित जल से। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा या गाइटर रोग शरीर की किसकी अल्पक्रियता से हो सकता है? तो थायराइड ग्रंथ से, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथ की कमी से हो सकता है। अब देखिए ओटाइटिस जो होता है ना वो कान का रोग होता है। एंसेफेलाइटिस जो होता है मस्तिष्क का रोग होता है। गोरखपुर क्षेत्र में जापानी एंसेफेलाइटिस का बहुत कहर है, जो किस मच्छर से होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, ठीक है मित्रों। लेरिंगाइटिस ये गले का रोग है। हेपेटाइटिस लीवर डैमेज होता है इससे। हेपेटाइटिस बी जो लीवर को डैमेज करता है वास्तव में क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। स्प्लीन का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। मलेरिया से तिल्ली और लाल रक्त कोशिकाएं। मलेरिया परजीवी की कौन सा क्या नाम है? तो प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि क्यूनेन ये किससे प्राप्त होती है? सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से। किससे प्राप्त होता है मित्रों? सिनकोना की छाल से, ठीक है। निमोनिया शरीर के किस अंग को? फेफड़े को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा SARS-CoV-2 जिसको हम कोविड वायरस कहते हैं, ये भी तो घुमा फिरा के निमोनिया ही करता था, ठीक है ना। अगला देखते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मानसिक रोग है। ये किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है। किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है। अल्जाइमर ये बुढ़ापे का रोग है और किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? मस्तिष्क से। इससे भूलने की बीमारी हो जाती है। विडाल टेस्ट
सबसे कॉमन रोग है टाइफाइड, और ये किस प्रदूषण से होता है? जल प्रदूषण से, ठीक है ना, जल प्रदूषण से होता है। इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं? विडाल टेस्ट कराते हैं। एक व्यक्ति जिसमें किसी विशेष रंग को पहचानने में असफल रहता है, वर्णांधता कहते हैं इसको, और इसे डाल्टन रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं मित्रों? डाल्टन रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बीमार आदमी है ना, वो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। देखिए प्रश्न आ गया, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? हरे और लाल में। कौन सा रोग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णांधता। महिलाएं केवल इसकी वाहक होती हैं, महिलाएं क्या होती हैं? इसकी वाहक होती हैं, ठीक है ना, पुरुषों में ज्यादा होता है। रक्त कैंसर को क्या बोलते हैं मित्रों? ल्यूकीमिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या है मित्रों? तो दूरदृष्टि दोष है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दूरदृष्टि दोष है। इसी का उल्टा होता है मायोपिया। ये क्या होता है मित्रों? निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है ना। और रेबीज कुत्ते के काटने से होता है या किसी जानवर काटने से होता है। ल्यूकीमिया रक्त कैंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो कुष्ठ रोग जो होता है ये जीवाणु से होता है। कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? कौन सा इसमें जीवाणु जनित नहीं है? तो जानते हैं दमा जो होता है ना, दमा रोग जो होता है कवक से होता है। किससे होता है मित्रों? कवक से होता है। कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? तो दमा का कोई टीका नहीं है। काली खांसी का है, पोलियो का है, रेबीज का है, लेकिन दमा का कोई टीका नहीं है। अस्पताल में किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो देखिएगा हृदय रोग से संबंधित है कैथ लैब। तो कार्डियोलॉजी विभाग होगी। किस रोग से? हृदय रोग से। किस रोग से संबंधित होगा? हृदय रोग से। रिमझिम, चलिए कह रहे हैं कि इनका प्रश्न सीधे है कि सैचुरेटेड फैट या संतृप्त वसा खाने से क्या हो सकता है? तो हृदय रोग हो सकते हैं। ट्रांस फैट के कारण किसमें वृद्धि हो जाती है? तो खराब कोलेस्ट्रॉल में। इसको एलडीएल कहते हैं मित्रों, यह बढ़ जाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है एचडीएल कहते हैं, ठीक है ना। ये तो शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन एलडीएल बढ़ जाता है, उससे हृदय रोग होने की संभावनाएं होती हैं। और जो ट्रांस फैट होता है, भारत में इसकी लिमिट कितनी है? 2% है। भारत में डब्बाबंद खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की सीमा कितनी है? 2% है, लेकिन विकसित देशों में 0 कर दी गई है। कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है? प्यास लगना, थकान महसूस होना, वजन घटना, तीनों है। सांस की कमी नहीं है। कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है? तो डायबिटीज। एड्स है, लाइलाज है। कैंसर लाइलाज है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए दवाएं होती हैं, ठीक है ना। डायबिटीज को परहेज करके सही कर सकते हैं। इंसुलिन के अतिश्रावण से कौन सा रोग होता है? अतिश्रावण कम, जब देखिए अतिश्रावण कह रहा है, ज्यादा कम होता है तब तो मधुमेह होता है, लेकिन ज्यादा स्राव होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे, तो ये सब बीमारियां देखने के लिए कई बार मिलती हैं। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर क्या माना जाता है? प्री डायबिटिक माना जाता है। 100 से 125। देखिए ब्लड टेस्ट, शुगर का 2 परीक्षण करते हैं। ब्लड शुगर का जानते हैं, एक होता है ब्लड शुगर फास्टिंग और एक होता है ब्लड शुगर रैंडम, ठीक है ना। तो ये प्री स्टेज माना जाता है इसका 100 से 125। कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? तो मेनिंजाइटिस एक रोग होता है। क्या होता है सर? मेनिंजाइटिस। ताप को कम करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एंटीपायरेटिक, इनको कहते हैं ज्वरनाशी। क्या बोलते हैं इनको मित्रों? ज्वरनाशी, ठीक है ना। एनेस्थेटिक जो होती हैं ये क्या होती हैं? बेहोश करने वाली होती हैं, ठीक है ना। और निम्न से प्लेग के उपचार में कौन सी दवाई उपयोग की जाती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान रखेंगे, प्लेग के उपचार में कौन सी दवा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये इलाज नहीं है, ये सिम्टोमेटिक इलाज होता है। जैसे कोरोना का हो रहा था, कोरोना की कोई दवा नहीं थी, लेकिन सिम्टोमेटिक दवाएं दी जा रही थी। गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए क्या? तो एंथ्रेक्स जो होता है जीवों में वो जीवाणु जनित रोग होता है। कौन सा होता है? पशुओं में जो एंथ्रेक्स रोग होता है वो जीवाणु जनित होता है। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण तो वही लुई पास्चर। तीसरी पीढ़ी के टीके क्या होते हैं? कृत्रिम एंटीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कृत्रिम एंटीजन बनाते हैं। बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकार किरण को परख नली के अंदर पैतृक वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है परावैंगनिक किरणें। सीधा सीधा ये है कि इनका ट्रीटमेंट किन किरणों में किया जाता है? तो यूवी रेज में किया जाता है। आपने कोरोना वगैरह का टेस्ट कराया होगा तो देखा होगा। ईसीजी, तो ईसीजी जानते हैं हार्ट को चेक करने के लिए होता है।
मस्तिष्क के लिए ईजी जो होता है, ठीक है ना। पेट को अगर आंतरिक जांच करनी है तो इंडोस्कोपी होता है, और गुर्दे की जांच करनी होती है तो केएफटी टेस्ट कराया जाता है, सीरम क्रिएटिनिन भी टेस्ट होता है। पैरासीटामोल क्या है, तो ये क्या है, एंटीपायरेटिक है और दर्दनाशक है, ठीक है। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है, एड्स। एड्स कोई बीमारी नहीं है, ये माना जाता है कि प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता शून्य हो जाती है। और जानते हैं आदमी को अगर खांसी हो गई तो खांसी से टीबी हो जाएगा, टीबी से मर जाएगा। बुखार हो गया, बुखार धीरे धीरे अगर लीवर थोड़ा सा डैमेज हुआ तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस से मर जाएगा। यानी ये केवल प्रतिरोधक क्षमता का शून्य हो जाना है। मल्टी ड्रग थेरेपी तो ये कोढ़ रोग में किया जाता है, किसमें सर, एमडीटी किसका इलाज है, एमडीटी किसका इलाज है, तो कोढ़ का। किसका इलाज है मित्रों, कोढ़ का है। अगला, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है, तो प्रोटीन हमारे लिए किस लिए जरूरी है, तो वृद्धि के लिए और मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए। किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है, तो एमिनो एसिड जो होते हैं ना वो प्रोटीन के थ्रू प्राप्त होते हैं हमको। कौन सा कंडीशनल एमिनो एसिड है, तो आर्जिनिन। कौन सा है, आर्जिनिन। फलियां प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं, ठीक है ना। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या होता है, प्रोटीन होता है। माना जाता है कि कितने % तक प्रोटीन होता है, 45% तक। हो गया। अगला देखते हैं, मांसपेशियों के निर्माण बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो प्रोटीन आवश्यक है, ठीक है सर। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12% होता है और इसका प्रोटीन क्या कहा जाता है, ग्लूटीन। क्या कहा जाता है मित्रों, ग्लूटीन कहा जाता है। दालें किसका स्रोत होती हैं, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है, तो हीमोग्लोबिन का पहला काम है ऑक्सीजन को ले आना और ले जाना, ठीक है सर। किसकी कमी से क्वाशर को रोग होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है मित्रों, मैरेस्मस। कौन सा रोग होता है, मैरेस्मस। लंबे समय तक अगर कोई व्रत रह जाता है, उपवास कर लेता है, भूखा रह जाता है, तो उसे कौन सा रोग होने का डर होता है, मैरेस्मस। चलिए, यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान के अणु अवशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं, कौन, प्रोटीन। हीलिंग के लिए जरूरी है प्रोटीन हमारे शरीर में। हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से किसे जानते हैं, प्रोटीन। कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है, तो वॉल्वॉक्स होता है जो कॉलोनियल स्वरूप में रहता है। कीटों के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, सही है। इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं, यही सही है। इनके प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर होते हैं, गलत है, ठीक है ना। पेप्टाइड बंध का निर्माण किनके बीच होता है, तो अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच होता है मित्रों। कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है, तो जानते हैं कोलीफॉर्म जीवाणु के लिए नदी के जल में सूक्ष्म जीवों का संदूषण देखा जाता है, ठीक है ना। अमीनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिल समूहों के बदले अमीनो समूह उपस्थित होते हैं, तो उन्हें देखिए साफ साफ लिखा है अमीनो, तो क्या उत्तर हो जाएगा, बेसिक एमिनो एसिड। NH2 की तुलना में अधिक COH कार्बोक्सिल समूह वाले अमीनो अम्लों को कहा जाता है अम्लीय, ठीक है ना। अमीनो एसिड वाला था तो क्षारीय और कार्बोक्सिल वाला था तो अम्लीय। कौन सा फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है, आलू। किसकी कमी से फल फट जाते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा फल फट जाते हैं। टमाटर है, आम में भी कभी कभी दिखता है, बोरान की कमी से। किसकी कमी से साहब, इसीलिए बोरिक एसिड दिया जाता है। खट्टे फलों में कैंकर बीमारी किसके कारण होती है, तो बैक्टीरिया के कारण होती है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग कब हो जाता है, जब भंडारण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में है, क्लोनिंग। ये विश्व का पहला क्लोन जीव है, ध्यान रखेंगे। डॉली क्या है, विश्व का पहला क्लोन जीव है सर।
कौन सी भेड़ है? डॉली भेड़। इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे, भारत का पहला क्लोन जीव गरिमा नामक कटड़ी है। गरिमा कटड़ी, कटड़ी मतलब भैंस का बच्चा, ठीक है ना। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? सीधा सीधा प्रश्न है, वसा से। और सबसे तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है सर। कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा प्रदान करते हैं? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। और वहीं जो फैट होता है वो कितनी ऊर्जा देता है? 9.8 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है सर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कही जाती है? एपिडर्मिस। अधिचर्म या एपिडर्मिस कही जाती है। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के लिए हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो पोटेशियम। देखिएगा, हृदय के लिए पोटेशियम और सोडियम अत्यावश्यक है, ठीक है ना। मनुष्य के उस अंग भाग का पहचान कीजिए जो श्वसन क्रिया से संबंधित नहीं है। तो केशिका स्तवक से कोई मतलब नहीं है। पशु में कौन सा? संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो अधिकतम ऊर्जा के लिए क्या होता है मित्रों? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों और स्टोमेटो के पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं मित्रों? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। कौन करता है? पत्तियां। खरपतवार नासी फेलिस माइनर किससे संबंधित है? ग्रैमिनी। हमारे वहाँ मेनली ना जानते हैं गेहूं का रोग है, ग्रैमिनी कुल का ही पौधा है गेहूं। इसको हिंदी में कहते हैं ना, इस रोग को गिल्ली डंडा रोग। कौन सा रोग बोलते हैं सर? गिल्ली डंडा रोग। हमारे गांव में कहा जाता है गेहूं का मामा। क्या कहते हैं? गेहूं का मामा। हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है, किससे मिलता है? तो पोस्ता से। हीरोइन किससे मिलता है सर? पोस्ता से। यहाँ ध्यान रखिएगा, भांग जो होता है वो मारीजुआना के पौधे से मिलता है। किससे? मारीजुआना के पौधे से मिलता है सर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का अच्छा स्रोत है? तो सिरका में एसिटिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, आंवला में सिट्रिक एसिड होता है, और टमाटर में कौन सा एसिड होता है सर? ऑक्जेलिक एसिड होता है। किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी सर? एडवर्ड जेनर ने। अगला देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो बच्चे को जन्म देते हैं, सीधे सीधे जो बच्चा जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। और जानते हैं जो अंडा देते हैं, पहले अंडा देते हैं और अंडे से क्या निकलता है? बच्चा निकलता है, उसे अंडायुज कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे लिखा है अंडायुज। तो अंडायुज पहले अंडा, और जरा मतलब होता है शरीर, तो जरायुज तो शरीर, ठीक है सर। आगे देखते हैं, एशिया का पहला अगला देखते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? तो भारत में हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन ने शुरू की 1966 में। सबसे अधिक लाभ हुआ गेहूं को, ठीक है सर। प्याज कंद की विशेष महक। तो प्याज जो महकता है ना, इसके लिए दोषी है कौन? सल्फर की यौगिक दोषी है, सल्फोनिक एसिड होता है। देखिए आगे आ भी गया कि क्या है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्याज से क्या मिलता है? तो सल्फोनिक एसिड मिलता है। कौन सा मिलता है? सल्फोनिक एसिड। प्याज हो चाहे लहसुन हो, दोनों के केसेस में सल्फर की यौगिक की वजह से दुर्गंध होती है। कौन सा पक्षी उड़ सकता है? हॉर्नबिल। ये उड़ सकता है। हॉर्नबिल के बारे में ध्यान रखिएगा, नागालैंड का पक्षी है, पवित्र पक्षी है। यहाँ हॉर्नबिल उत्सव भी मनाया जाता है। और जो ये 3 जानवर होते हैं, एमू, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच मतलब क्या होता है? शुतुरमुर्ग और पेंगुइन, ये सब फ्लाइटलेस हैं। कैसे हैं सर? फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। ये केवल दौड़ सकते हैं, उड़ते नहीं हैं। एक पेड़ की उम्र कैसे पता करते हैं? तो उसके रिंग गिनकर। क्या गिनते हैं सर? रिंग गिन लेंगे, आयु पता चल जाएगी, ठीक है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से। किससे प्राप्त होती है सर? तने से। रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुड़हल का नाम है। कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरके में? तो देखिए, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध संबंधी उत्पादों में पाया जाता है, ठीक है ना। मैलिक अम्ल जो होता है वो सेब में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये सिरके के लिए है। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये खट्टे फलों के से मिलता है। और एसिटिक
अम्ल होता है वो सिरके से मिलता है। किससे मित्रों? सिरके से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? एटीपी। हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कितना एटीपी? 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है मित्रों? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगला देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज, ठीक है ना, क्योंकि शहद किससे मिलता है? पुष्प से, फलों से, ठीक है ना। तो फूलों से मिलेगा तो फलों की शर्करा क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऊन प्रोटीन है, सही है। रेयान जो है स्टार्च कह रहा है, तो रेयान प्लास्टिक है मित्रों। क्या है? रेयान प्लास्टिक है, ठीक है ना, यही गलत हो जाएगा। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, सही है। फुल्लीन कार्बन का अपरूप है। अब कार्बन के अपरूप में ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन है, हीरा है और ग्रेफाइट है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, फ्लोरीन, फुल्लीन, हीरा और ग्रेफाइट। औद्योगिक और विशालता विज्ञान संस्थान, जिसको हम लोग कहते हैं ना औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विश्व संस्थान, ये कहाँ है मित्रों? लखनऊ में है। ऑक्जेनोमीटर से ना पौधों की वृद्धि नापते हैं। वृद्धि दर नापने के लिए किसका? पौधों का। और एक और यंत्र होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा, केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ कौन सा यंत्र होता है? केस्कोग्राफ, जिससे पौधों की वृद्धि मापते हैं। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये जांच विधि है। रोगों की क्या है? जांच विधि है, रोगों की जांच विधि है। अगर आपको मस्तिष्क में बड़ी समस्या है तो लास्ट में डॉक्टर आपका क्या करेगा? एमआरआई करेगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। किसने की थी सर? बेंटिंग ने। और रोनाल्ड रास ने किसकी खोज की थी? तो मलेरिया परजीवी की खोज की थी सर, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, अब देखिए ट्यूब है तो ये महिला की बात करेगा, क्योंकि ट्यूब में ही बच्चा रहेगा, महिला की बात करेगा। तो ट्यूबेक्टोमी जो है ना, ये महिला, ट्यूब बंद किया जा रहा है तो महिला नसबंदी है। ट्यूबेक्टोमी क्या है सर? महिला नसबंदी। और वेसेक्टोमी क्या है? तो पुरुष नसबंदी। कौन सी नसबंदी है सर? पुरुष नसबंदी है, ठीक है ना। तो ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी और वेसेक्टोमी पुरुष नसबंदी। वयस्क बिल्ली में कितने दांत होते हैं? तो 30 होते हैं। कितने होते हैं सर? 30। कौन सा भ्रूणपोषी बीज है? तो जानते हैं इनमें से गलत दे दिया है। हमें ध्यान रखना है कि नारियल भ्रूणपोषी होता है। नारियल क्या होता है सर? भ्रूणपोषी बीज होता है। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? बुक लंग्स होते हैं। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण होता है? तो पोरीफोरा संघ का। किसका होता है सर? पोरीफोरा संघ के जीवों का होता है, ठीक है। निम्नलिखित में सीटी स्कैन में क्या होता है? तो देखिए सीटी स्कैन एक्सरे है। सीटी स्कैन एक्चुअली है क्या? 3D एक्सरे है और कुछ नहीं है। सीटी स्कैन क्या होता है? 3D एक्सरे होता है और इसको कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन क्या बोलते हैं सर? टोमोग्राफी स्कैन। ये सीधे सीधे एक्सरे की तरह से होता है। कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? यानी जो सड़ेगा नहीं, सीधा सीधा जो सड़ेगा नहीं, जो सड़ जाएगा वो बायोडिग्रेडेबल है और जो नहीं सड़ेगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना सर। अब इसमें कपास सड़ जाएगा, जानवर की हड्डियां सड़ जाएंगी, लकड़ी सड़ जाएंगी, लेकिन एमोनिया का फॉयल नहीं सड़ेगा, ठीक है ना। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा? तो वाष्पीकरण किस अंग से होता है? तो पत्तियों से होता है, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। एक्यूफर क्या होता है सर? जल मृत क्या होता है? भौमजल के स्तर के नीचे का संतृप्त क्षेत्र होता है, ठीक है ना। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेंकाइमा। प्रेंकाइमा याद रखिएगा, ठीक है ना। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं? वर्तिकाग्र। अब यहाँ ध्यान रखेंगे केसर सबसे अधिक कहाँ होता है मित्रों? जम्मू कश्मीर में होता है। मशरूम, कट गया है, सही से लिख लेते हैं। मशरूम क्या है मित्रों? कवक है। ध्यान रखेंगे सभी मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं। अब कवक है तो कैसा होगा? ये कैसा पौधा होगा? परजीवी होगा। और इसी तरह से ध्यान रखेंगे जो हम लोग यूज करते हैं खमीर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं, ये भी क्या है मित्रों? परजीवी या कवक है। एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया गया? लखनऊ में। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती है कहे जाते हैं क्या? अनाज।
ट्रांसक्रिप्शन यानी गुप्त लेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहा जाता है प्रोमोटर। क्या कहते हैं साहब? प्रोमोटर। ये बहुत हाई फाई क्वेश्चन है। केप्स चक्र का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड चक्र। केचुए का उत्सर्जक अंग कौन सा है मित्रों? तो नेफ्रीडिया है। कौन सा है? नेफ्रीडिया है। ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, ऊर्जा का सिक्का क्वाइन ऑफ एनर्जी एटीपी को कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए मित्रों, एक खत्म हो गया आपका जीव विज्ञान का जितना भी प्रश्न आया हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के सभी भी एग्जाम्स में, वो कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो कल हम अपलोड करेंगे मित्रों, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, उसको प्रत्येक दशा में आप देखेंगे, क्योंकि 10 अंक पीटी के लिए आने हैं। धन्यवाद।